बिलावल भुट्टो साहब को सुन रहा था जिसमें वो ये कहते हैं कि ये 1 यूनिट बनाने की कोशिश की जा रही है, 1 यूनिट नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि 1 यूनिट तो वो खुद बना रहे हैं कि जी सूबे में अकेले में पंजाब में इंतखाब नहीं होंगे, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। तो 1 यूनिट वो बना रहे हैं या कोई और बना रहा है 1 यूनिट? आईने पाकिस्तान कहता है इलेक्शंस होने हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्शंस हो, तो उसमें जनरल इलेक्शंस जो होते हैं तो हम बेंच की बात सुनने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा साद रफीक को अगर आपने गौर से सुना हो आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने एक बात बड़े क्लियरली कह दी कि जी हम अपनी आईनी मुद्दत से एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे। FIA वाले आपके पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या चाहते हैं भाई? आप क्या उनको दुख दे रहे हैं बोल बोल के? बोल तो आपको पता है कि जब से बना उसी वक्त से बोल को बोलने से रोकने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया गया। विक्टिमाइजेशन हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो तमाम चीज़ें की जा रही हैं इसका एंड करीब है और इंशाअल्लाह इसका एंड आएगा अवाम के वोटों के जरिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं राजा आमिर अब्बास, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, और बोल के नौजवान एंकर मखदूम शहाबुद्दीन। दो इश्यूज़ पर बात होगी और दोनों इंटर रिलेटेड हैं। एक तो पाकिस्तान में इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या है, पंजाब में इंतखाबात का क्या मुस्तकबिल है 14 मई को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी इम्पोर्टेंट आज एक हेयरिंग थी, तो उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या किसी ने इसको इस फैसले से कुछ हासिल हुआ। तो आज मैं था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहाँ पर जो मैंने देखा जोड़ तोड़, साजिशें, मुनाफिकतें, पाकिस्तान की सियासत के जो सारे एलिमेंट हैं आज वो वहाँ पे नज़र आ रहे थे। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे उस पर। और दूसरा, मखदूम शहाबुद्दीन जो हैं ये आजकल FIA के अताब का शिकार हैं। एक्चुअली FIA तो सिर्फ़ एक सामने चेहरा है FIA का, पीछे वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय को सख्त नापसंद करती हैं वो डेफिनेटली इसके पीछे हैं। तो मखदूम से हाल पूछेंगे कि अब ये इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है राहदारी, तो ये अब लाहौर हाई कोर्ट भी जाएंगे, अदालत में हम मुकदमा लड़ेंगे इनके साथ है बोल, हमारी ये फैमिली है मखदूम शहाबुद्दीन। तो मैंने कहा इनको भी अपने साथ बिठाते हैं और पूछते हैं इनसे कहानी, लोगों को पता चल सके कि हो क्या रहा है। ईद का चाँद अभी तक तो नज़र नहीं आया, हर जगह दूरबीनें खुर्दबीनें लगी हुई हैं और यकीनन अच्छे खाने भी पके हुए होंगे। इस दफ़ा को ख़बर नहीं आई कि उन खानों के पैसे कौन दे रहा है। पिछली दफ़ा तो जब रमज़ान का चाँद देखने की बारी थी तो सब इन्फॉर्मेशन निकल आई। मैं राजा आमिर अब्बास की तरफ जाऊँगा, जो आज की समाअत का फ़ैसला है वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, कमेंट उस पर लेंगे। लेकिन एक मैं बात करना चाहता हूँ। आज मैं बिलावल भुट्टो साहब को सुन रहा था जिसमें वो ये कहते हैं कि ये 1 यूनिट बनाने की कोशिश की जा रही है, 1 यूनिट नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि 1 यूनिट तो वो खुद बना रहे हैं कि जी सूबे में अकेले में पंजाब में इंतखाब नहीं होंगे, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। तो 1 यूनिट वो बना रहे हैं या कोई और बना रहा है 1 यूनिट? मुझे नहीं समझ आती कि वो किस दुनिया में रहते हैं, कौन सी मखलूक हैं, कौन से स्यारे में रहते हैं, किस तरह के वो बयान देते हैं। और फिर ये कहना मौलाना फजलुर रहमान का कि मुज़ाकरात बंदूक की नोक पर या हथौड़े पर नहीं होते, दबाव में नहीं होंगे। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आइनी दबाव मौजूद है। आइन जो है उसके बग़ैर आप उसके दबाव के अंडर ही आपको ये मुज़ाकरात करने होंगे। इसलिए आइन 90 दिन के इंतखाबात की बात करता है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। ये यहाँ पर कोई किंगडम तो नहीं है कि ये को मौलाना फजलुर रहमान का मदरसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स को कह दिया आज आपने दाल खानी है, कल आपने ये खाना है और मर्ज़ी आ गई जी मौलाना साहब की अब ये होएगा। ये पाकिस्तान है जहाँ पे एक आइन है, कानून है, और हुकूमत वो करेगा जिसको वोट मिलेंगे। ये दबड़ के सोने से हुकूमत थोड़ी मिल जाएगी कि मैं बच्चों को भेज दूंगा और मैं ये कर लूँगा और मेरे पास 60,000 बच्चे हैं और 6 लाख बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी होएगा। राजा आमिर अब्बास ये कहते हैं जी कि दबाव में हम बात नहीं करेंगे। तो जो आइन का दबाव है वो तो 90 दिनों का पूरे अदालतों पर भी है, अवाम पर भी है, इन पर भी होना चाहिए।
व्हाट डू यू से? समी साहब, थोड़ी देर के लिए फजल रहमान को तो साइड पे रखें, आज की केस की बात करते हैं, क्योंकि फजल रहमान तो गालिबन इतना मैटर भी नहीं करता, वो तो असम्बली का ख़ुद मेंबर नहीं है, और उनकी वो जो उनसी है केपी में उनकी हाल देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, तो वो पॉलिटिकली जो मेन फ्रेम पार्टीज़ हैं उसमें उनकी मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन करना भी कोई दुरुस्त काम नहीं। अब रह गया आज का जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये बहुत इंपॉर्टेंस की कल की और आज की अहमियत रखती है। वजह ये है कि इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी सामने सुप्रीम कोर्ट लेके आई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया कि इस अदालत ने आईन पाकिस्तान को सामने रखते हुए, उसको प्रोटेक्शन देते हुए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सामने रखते हुए एक फ़ैसला दिया 1 मार्च का। फिर इसी अदालत ने एक फ़ैसला दिया 4 अप्रैल का, और 1 मार्च का फ़ैसला दिया तो ये पीडीएम की जमातें जो सी थीं ये आ गई कि जनाब ये तो कोई फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं हुआ, ये तो 4-3 का फ़ैसला है और इसको हम नहीं मानते, इसको हम फ़ैसला समझते ही नहीं। फिर आ गया 4 अप्रैल का फ़ैसला, उसमें डायरेक्शंस दे दी जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शंस ने हर हाल में जो इलेक्शन कमीशन ने अपने ताई से उन्होंने डेट बढ़ाई है वो इलीगल है, और उसकी हद तक उन्होंने फर्दर जाके उसको 14 मई का कहा कि ये 13 दिन ऐड करिए और वही शेड्यूल चलेगा। तो इन दो बुनियादी चीज़ों को सामने रख के ये फ़ैसला आज की और कल की कार्रवाई हो रही है। और आज हमें नज़र आया कि वो जो पहला तमाम पॉलिटिशियंस जो मेन फ्रेम हैं पीडीएम के, वो जो कैबिनेट में बैठे होते हैं, वो जिन्होंने करारदादें पास कराई, वो जिन्होंने कहा कि जी 4-3 का ये फ़ैसला है, हम नहीं मानते, इस बेंच को हम नहीं मानते। और मुझे बड़ा एक अच्छा लगा कि वही लोग आज बेंच के सामने खड़े थे और बेंच के सामने वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें टाइम दें, हम बिल्कुल जो एफर्ट बेंच सोच रहा है कि जी इस मुल्क में एक ही दिन में जनरल इलेक्शंस हों। उन्होंने इस चीज़ की कहा कि जी जो आईन पाकिस्तान कहता है इलेक्शंस होने हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्शंस हो, तो उसमें जनरल इलेक्शंस जो होते हैं तो हम बेंच की बात सुनने के लिए तैयार हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई। एक बात तो क्लियर हो गई कि वो 4-3 वाला जो स्टंट किया था वो खत्म हो गया, वो टोटली डस्टबिन में चला गया। नंबर 2 जो बात थी कि वो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ये 8 अक्टूबर को कराएंगे, और हुकूमत कह रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे सकती, और इन्होंने वावेला मचाया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल भी आज भी क्लियर कह दिया कि जी 14 मई की डेट को जहन में रखें। 14 मई को इलेक्शंस ने हर हाल में हर तरह से होना है, अनलेस एंड अनटिल कि आप ईद उल अज़हा के बाद 2 महीने 10 दिन के बाद अगर इस स्टेज पे आ जाते हैं म्यूचुअली कि मुल्क में जनरल इलेक्शंस की कॉल दे दी जाए 1 सिंगल डे। अदरवाइज उन्होंने कहा कि कोई और ये नहीं कि हम डायलॉग की सूरत में इसको इतना टूल दे दें जो कि ऑलरेडी तवालत है, तो ये ज़हन में निकाल दें। तो बड़ी अच्छी जो चीज़ की उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए कि जी इस तज़ब्ज़ब से निकलने के लिए सराजुल हक साहब ने जो पटिशन्स कोशिश की थी उसको सामने रखते हुए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 मेन फ्रेम की पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूं कि स्टांस बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें राजा साहब थोड़ा हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई और बात कही, और आज बिलावल भुट्टो साहब अपने 2-3 कायरा साहब को साथ बिठा के, और एक और, हालांकि कायरा साहब वहाँ पर भी मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि जी अभी ये जो 3-4 की बात है ये तो अभी होनी है, इसका तो अभी फ़ैसला होना है, और हम बंदूक की नोक पर जो है वो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल हमें टाइम चाहिए, और ये इस तरह से नहीं हो सकता, और 14 को इलेक्शन नहीं होंगे। तो वो तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मरियम कुछ और बात करती हैं, शहबाज कुछ और, नवाज़ कुछ और, ये गुड कॉप बैड कॉप, एक जिसे हम कहते हैं ना सियासी एक चाल, इस तरह से चलना कि हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करना। पीपल्स पार्टी का स्टांस देखे तो ऐसा नज़र आ रहा है। सुबह तो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया जरदारी साहब को, लेकिन बिलावल साहब जो शाम में बात कर रहे थे वो तो सारा उन्होंने अपने अब्बा की बात को अंडू कर दिया। देखिए बिलावल साहब या मरीम बीबी जो बातें कर रही हैं वो पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए है, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए हैं। आप देखिए जो जॉइंट स्टेटमेंट आज फारूक नाइक ने पढ़ी
तमाम पार्टीज़ की उस पे, और उसके बाद जो कायरा साहब ने वहाँ पे बात की उसमें कहीं ये बातें नहीं थी। और एक प्रैक्टिकली एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम देखते हैं पीपल्स पार्टी को एक दिन में इलेक्शन कराने में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। पीपल्स पार्टी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूं कि वो इस चीज़ में बेहतरी से वो समझती है कि जल्द इलेक्शंस होंगे तो पंजाब में वो कुछ सीटें ले जाएंगे, मैनेज कर लेंगे। और पीपल्स पार्टी या आज ईद से एक दिन पहले याद रखिए कि वो कोई ज़रूरी नहीं कि पीडीएम का तो पहले भी हिस्सा नहीं है, वो हुकूमत से निकलने में और उसका PMLN से डिफर करने में शायद कोई देर नहीं लगेगी, और यही चीज़ ऊपर के सामने आएगी। और ये वो वाहिद चीज़ है जिसकी बुनियाद पे ये जो आज की कार्रवाई है इसमें कोई हम समझते हैं कि किसी तरफ बढ़ सकेगी। नून लीग कभी भी इस चीज़ को नहीं अफोर्ड करेगी कि इलेक्शन। ये जो फैसला है आज की समाअत का, उसमें ये बताया गया है कि असद कैसर साहब और गालिबन ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक साहब की एक मुलाकात PTI यानी हो चुकी है इसी इशू पर कि इंतखाबात एक दिन करवाए जाएं। और दूसरा जो सेशन है वो 26 तारीख को उनकी मीटिंग का होगा, जो कि अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया अदालत को। इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कुछ कह सकता। इमरान खान साहब ने भी जो गुफ्तगू की है फवाद चौधरी से और शाह महमूद कुरैशी से, उन्होंने कहा है कि हुकूमती तजावीज़ को आने दें और फिर हम देखते हैं कि क्या हमने इस पर रिस्पॉन्ड करना है। इमरान खान की हद तक तो ये बात वाज़ेह है कि उन्होंने जो असम्बलियाँ दोनों तोड़वाई थी उसकी वजह एक ही थी कि वो मुल्क में आम इंतखाबात चाहते थे। तो उनका जो बयानिया या उनकी जो कोशिश थी वो तो हमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में सारे आ गए और बात अब हो रही है इलेक्शन की। जुलाई में जो मौलाना फजलुर रहमान की जो इनकी जो सिराजुल हक साहब की जो गुफ्तगू थी कि ईद के बाद, ईद उल ज़ुहा के बाद अगर आप जुलाई में एक तारीख़ पर इंतखाब करा लें तो इससे सब के लिए विन विन सिचुएशन होगी। ये सारा मामला उस तरफ जाएगा। अदालत ने जो फ़ैसला अपना बरकरार रखा है, 27 तारीख कट ऑफ डेट है फ़ंड्स की। अगर 27 तारीख को फ़ंड्स नहीं मिलेंगे और एक दिन कंसेंसस नहीं हुआ पूरे मुल्क में जनरल इंतखाबात के लिए, तो 14 मई को इंतखाब होना है। और फिर मेरा सवाल आपसे ये है राजा साहब कि जो वायलेशन हुई है कोर्ट की, जो उन्होंने पैसे नहीं दिए, असम्बली में चले गए और ये सारा टोपी ड्रामा हुआ, आप समझते हैं कि फिर इस सूरत में वो सारा प्रोसेस शुरू होगा कि अगर कंसेंसस नहीं हुआ तो? बिल्कुल समी साहब, एक चीज़ तो ज़हन में रखिए, ये जो ईद के फ़ौरन बाद की बात हो रही है ये पोलिंग डेट की बात हो रही है। ये नहीं हो रहा कि असम्बलियाँ टूटेंगी फिर 90 दिन होंगे तो फिर इलेक्शन। पोलिंग डेट की बात, पोलिंग डेट होगी सून आफ्टर ईद उल अज़हा। दैट मीन्स के 27 को अगर ये आते हैं तो अगर ये मानते हैं तो देन असम्बलीज़ को विद इन 1 और 2 डेज़ डिज़ोल्व करना पड़ेगा, ताकि 54 डेज़ तो शेड्यूल के होते हैं, 60 दिन मिनिमम ये जो चलेंगे तो जाके आप पोलिंग डे तक पहुंच सकेंगे। तो ये चीज़ें तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये जो आज मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने इतने एलिगेंटली और बड़े अच्छे अंदाज में अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये तवालत ना पकड़े, तो ये तो बहुत अच्छे अंदाज में 27 तक क्लियर हो जाएगा। अब रहा जो आपने सवाल उठाया कि जी अगर ये नहीं मानते तो फिर मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद अलहदा होगी, फिर हुकूमत के पास हुकूमत बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने आप। कल का अगर ऑर्डर देखते हैं उसमें लिखा है कि अगर ये मेजॉरिटी नहीं इंजॉय कर रहे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब, और अगर एक पार्टी अलहदा होती है, कॉन्टेम्प्ट और डिसओबीडियंस के बारे में बहुत सख्ती से हर ऑर्डर में लिखा जा रहा है कि जी उसका हमको कहने की भी ज़रूरत नहीं, आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है और माजी की नज़ीरें भी याद करा दी उन्होंने। तो कॉन्टेम्प्ट भी होगी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इकट्ठी होती हैं और वो इकट्ठी हो गई तो ठीक है, नहीं तो पीपल्स पार्टी, जिसका आज मैं बिलावल का एक और भी बात सुन रहा था कि जी हम जो सा है इलेक्शंस वक्त पे कराने के हामी हैं, तो अगर वो उस तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक को अगर आपने गौर से सुना हो आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने एक बात बड़े क्लियरली कह दी कि जी हम अपनी आइनी मुद्दत से एक दिन भी आगे नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि जो आइनी मुद्दत है वो अपनी पूरी करेंगे और अक्टूबर के इलेक्शन के अलावा वो बात नहीं करेंगे। अच्छा राजा साहब, एक बात ये आज बिलावल साहब ने भी और बाकी बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि जी 90 दिन में इंतखाब होने थे, लेकिन वो तो 90 दिन पूरे नहीं हुए, वो तो उससे पहले जो अदालतों के जो ऑर्डर भी अभी आए हैं उसमें भी वो 90 दिन के बाद हो रहे हैं इलेक्शन।
तो इसलिए अब आगे अगर 204 दिन भी डिले हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि ये 90 दिन की भी जो ताख़ीर हुई, ये तो इन्हीं हुक्मरानों की वजह से हुई, शहबाज शरीफ साहब की वजह से हुई, मोहसिन नकवी की वजह से हुई। तो उसकी जो ज़िम्मेदारी है, बजाय इसके कि वो फिक्स की जाए और जिन लोगों की वजह से ये मुलतवी हुए उन्हें अदालत के कटहरे में लाया जाए, ये उसको बुनियाद बना के आगे मज़ीद जो उसमें ताख़ीर चाहते हैं। ये जो सोच है, कोर्ट तो इसको इनकरेज नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा। आप जो इनको नोटिस भेजा था फेडरल गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक को, उसमें पैरा 5 में कोर्ट ने बड़े क्लियरली कहा था कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस हमारी प्रायोरिटी है इलेक्शंस करवाना, बट उसके साथ ही लिख दिया कि डिसओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, डिसओबीडियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें आप यकीन रखें कि ये उन्होंने जो बात की है 26 को, उसके साथ कल उन्होंने कहा था कि आप अपनी हुकूमत को मिस्टर अटॉर्नी जनरल कहेंगे रिव्यू करे वो फाइनेंसेस देने की बात। अगर वो रिव्यू नहीं करते तो दिस अल्टीमेटली, इसमें मेरे नज़दीक कोई दूसरी बात नहीं कि ये कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आपको 27 के बाद होती हुई नज़र आएंगी, यकीनी तो आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं करना कि एक तरीके से बैठ के कोई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जो स्ट्रक्चर है, जो आइन का एम्बिट है, उसमें रहना है। तो आइन में ही 204 है, कोई बाहर नहीं है। तो तमाम आइनी प्रोविजंस को सामने रखेंगे और ये नहीं होगा कि कोई किसी किस्म का जुर्गा हो जाएगा कि यार ठीक है ये हो गया वो हो गया। दिस वुड गो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आज एक बात की, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फारूक नाइक साहब ने कहा कि जी हमें वो सिंबल्स अलॉट करने की डेट में एक्सटेंशन दें, तो बड़े क्लियरली जस्टिस मुनीब साहब ने और उन्होंने कहा कि यस, सेक्शन 58 में इलेक्शन कमीशन को इजाजत है शेड्यूल आगे पीछे करें, पोलिंग डेट नहीं चेंज कर सकता। पोलिंग डेट इज फिक्स्ड और 14 मई से न वो आगे जा सकता है इलेक्शन कमीशन, ना पीछे। तो बड़ी क्लियर आ गया सुप्रीम कोर्ट। मुझे यहाँ पर एक वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो मखदूम शहाबुद्दीन इनकी कहानी पूछेंगे और जो इनके साथ गुजर रही है उस पर भी बात करेंगे, सियासत पर भी तबसरा होगा। मुइन ज़ुबैर ज़मान पार्क में मौजूद हैं, पीटीआई के लोग वहाँ पर जमा हैं, बड़े जोशीले हैं। टिकट्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, कुछ रह गए हैं हल्के, वो रात 12 बजे से पहले उसके भी सर्टिफिकेट इशू होने थे, वो हम मुइन से पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम मखदूम शहाबुद्दीन से ज़रूर उनकी कहानी सुनते हैं, लेकिन मैं ज़रा पहले इनकी इजाज़त से जाना चाहता हूँ ज़मान पार्क। वहाँ पे मुइन ज़ुबैर खड़े हैं। मुइन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या सूरत हाल है यहाँ पर? लोगों के जो मुझे इत्तलात हैं कि जज्बात बड़े तेज़ हैं और इस वक्त बड़ा चार्ज क्राउड है, क्योंकि टिकट्स भी खान साहब ने फाइनल कर दिए। जी बिल्कुल समी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर वर्कर्स का जो जोश और जज्बा है वो मज़ीद बढ़ चुका है। टिकट्स जैसे ही जारी हुए, जो उम्मीदवारान हैं वो अपने सपोर्टर्स के साथ ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। और दोपहर के वक्त कुछ सोशल मीडिया पर मनफी खबरें चली, गलत खबरें चली कि यहाँ से टिकटों का ऐलान होते ही कैंपों को ख़त्म कर दिया गया है। अलबत्ता ऐसा नहीं है। जो लाहौर शहर से बाहर के कुछ लोग थे, उन्होंने यहाँ से कैंप को ख़त्म करके अपने इलाकों के हलकों के लोगों के साथ ईद मनाने का फ़ैसला किया है। और जो यहाँ के लोग हैं, जैसा कि PP 155 से जो कैंडिडेट शेख इम्तियाज़ हमारे साथ खड़े हैं, उन लोगों ने यहाँ पर अपने कैंप्स को मज़ीद वसी कर लिया है। तो वर्कर्स को, लाहौर के शहरियों को ईद वाले दिन ज़मान पार्क में आप देखेंगे एक ज़बरदस्त किस्म का एक फेस्टिवल देखने को मिलेगा। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी ईद यहीं पे मनाएंगे। तो यही इम्कान है कि PTI के वर्कर्स ईद वाले दिन भी बड़ी तादाद में ज़मान पार्क के बाहर मौजूद होंगे। और ज़मान पार्क में इस वक्त भी जो जोश व जज्बा है वर्कर्स का, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। ख़ास तौर पे टिकटों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों के साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से ज़मान पार्क आ रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा, खाबे भी हैं, आज भी थे खाबे? अफ्तारी में आप थे या बस बाद में पहुँचे हैं? नहीं, यहाँ पे खाबे थे। और इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर जो वर्कर्स के साथ अफ्तारी होती है, वहाँ का अगर मेन्यू बताऊँ आपको तो आज फ्रूट चाट गई, इसी तरह चना चाट गई, दही बड़े गए और
मटन बता रहे हैं शेख इम्तियाज साहब, मटन गया, चिकन गया। अच्छा नहीं, बस रहने दें, मुझे दोबारा भूख लग गई। हालांकि अफ्तारी के बाद मैंने बहुत कुछ खाया है, लेकिन ये आप ऐसी चीज़ों के नाम ले रहे हैं कि मुझे खुद भूख लग गई। बहरहाल ईद परसों होगी। मैं देख रहा हूँ कि खड़े हैं वर्कर्स के साथ। हमारे पास टाइम कम है क्योंकि मुझे मखदूम की कहानी सुननी है, वगरना हम किसी से ज़रूर बात करते। कल बात करेंगे क्योंकि हम ये अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर सेगमेंट शामिल करते हैं ज़मान पार्क का, कि लोगों को बताएं कि खान की रिहाइशगाह के बगैर टाइगर कैसे खड़े हैं। शुक्रिया मोइन। मखदूम शाहबुद्दीन, FIA वाले आपके पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या चाहते हैं भाई? आप क्या उनको दुख दे रहे हैं बोल बोल के? ये वही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब और पूरी बोल फैमिली का। और वही बात है कि ना उनकी रस्म नई है, ना अपनी रीत नई। और बोल तो आपको पता है कि जब से बना उसी वक्त से बोल को बोलने से रोकने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया गया। विक्टिमाइजेशन हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बोल न्यूज़ से वाबस्ता तमाम सहाफ़ियों को ही इन वन वे और अनदर रोकने की, उन्हें बोलने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। तो गालिबन मैं ही रहता था तो उन्हें याद आया कि ये एक बंदा रहता है। आप फिक्र ना करें, हम पूरी बोल टीम आपके साथ है, पाकिस्तान के पूरे सहाफ़ी आपके साथ हैं, पाकिस्तान के लोग आपके साथ हैं। दुआएं देते हैं उन लोगों को जो इस वक्त हक सच के साथ खड़े हैं। आप घबराना बिल्कुल नहीं आपने जी। बिल्कुल जी। और मैं समझता हूँ कि हौसला मजीद बढ़ता है। और ये जो इन्होंने एक बोगस किस्म का केस बनाया और फिर एक शख्स जो है उसे इन्होंने पकड़ा और वो कोई ब्रिटिश नेशनल था और उसके साथ कोई मेरी एक तस्वीर, कोई गालिबन कोई फ़ैन मोमेंट उसका एजवेयर रोड लंदन का, वो उठाया और तो इन्हें कुछ नहीं मिला। उस शख्स से फिर एक मनमानी स्टेटमेंट जो है वो इन्होंने ली PTI की MNA शंदाना गुलजार के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़, और अब एक नई स्टेटमेंट उसकी आ चुकी है। और अपेरेंटली जो इन्होंने स्टोरी बनाई है वो ये है कि बरतानिया में रॉ से फंडिंग आती है और वहाँ पे बैठे एक शख्स हैं और वो मुझे फंडिंग देते हैं। बरतानिया से वो फंडिंग मैं लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं ज़मान पार्क में बैठ के इमरान खान के साथ वो फंडिंग आगे डिस्ट्रीब्यूट, यानी वही पुरानी शराब नई बोतल में डाल के जो 75 साल से मर्जी के गद्दारी के सर्टिफिकेट दो, जो मर्जी करते रहो, किसी को ईमानदार बनाओ, गुनाहगार बनाओ। बिल्कुल। और उसमें फिर इन्होंने मुझे 12 तारीख का एक नोटिस, जिसमें मुझे 14 तारीख को FIA लाहौर में पेश होने का हुक्मनामा और परवाना जारी किया, मुझे वो 18 तारीख को इन्होंने भेज दिया कि आप 18 तारीख को मुझे बता रहे हैं कि मैं 14 तारीख को पहुंचूं। तो मैं ये समझता हूं कि ये शायद उनके जहन में हो कि डराने की कोई टैक्टिक है। आप खुद एक हमारे सामने मिसाल हैं और बाकी सहाफ़ी भी, या तो इन्होंने ये सोचा नहीं है कि जिस किसी को इन्होंने विक्टिमाइज़ किया, केसेस बनाए, अंदर डाला, जो मर्जी किया, क्या कोई रुका है। मुझे तो लगता है कि शायद उनका अज़्म जो है वो मज़ीद मजबूत हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल मुझे दी और मैं ये सोच रहा था, और वहाँ पे हर कोई अपने केसेस में बेल के लिए ये कह रहा था कि ईद जो है ना वो ज़रूर कम अज़ कम हमारे क्लाइंट को घर पे करने दें। तो हमारी ईद तो अदालत ने इजाज़त दे दी, लेकिन अचानक मेरे जहन में ये बात आई कि शहीद अरशद शरीफ, उनकी अब शायद कोई ईद जो है उनके घर वालों के साथ नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि अरशद शरीफ शहीद का जो एक मिशन था, या फिर जो बोल न्यूज़ का एक हकीकी सहाफ़त का एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम डटे हुए हैं, और इस तरह के आप 10,000 और केसेस बना दें, आप एक केस में ज़मानत की आप बेशक पूरे पाकिस्तान का टूर लगवा लें, जो ये नई इन्होंने पूरे पाकिस्तान का टूर लगवाने वाला एक तरीक़ाकार शुरू किया हुआ है। बड़ी अच्छी आपने बात कही। मैं अली अमीन गंडापुर साहब को देख रहा था, उनके बाल भी मैंने देखा, मुझे थोड़े ट्रिम नज़र आए। अगर इन्होंने उनके बाल काटे हैं या ऐसी बात की है तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। एक मैं यहाँ पर बात ज़रूर कहूँगा कि हम सहाफ़ी हैं, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं हैं, हम किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, यकीन करें। हम जो भी इदारे हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उनके जो भी उनके पास इख्तियारात हैं, हम उन सब का एहतराम करते हैं। मखदूम को भी हम अपने प्रोग्राम में इसलिए बिठाया कि हम फैमिली, हमारी फैमिली का हिस्सा है, हम इसके साथ हैं। लेकिन हम सवाल ये करते हैं कि हम विक्टिम हैं। हम पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। हम तो आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के तहत, जिसमें हमने लाइसेंस लिया है, कोई भी जो इवेंट है, कोई भी स्टोरी है, उसका हर पहलू हम दिखाने के पाबंद हैं। ये हमारा बुनियादी ये शराइत हैं। और उसमें जब हम बयान करते हैं तो अगर कोई उसको ये समझता है कि हम उसकी अथॉरिटी को नहीं मानते, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, तो बाखुदा ये बात बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये आइन और कानून कहता है ये आप ऐसे करें,
और फिर अगर कहीं पर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो जो खिलाफ कानून है तो उसको दिखाते हैं इस मकसद के पेश नज़र कि उसकी इस्लाह हो जाए। हम विक्टिम हैं, हम कोई किसी को डरा धमका नहीं रहे, कोई ऐसी कोई बात हमारी नहीं है। राजा आमिर अब्बास आप ख़ास तौर पर केस भी आपने, और जिस तरह आपने शफ़क़त फरमाई, फिर हमने देखा इमरान रियाज, सदीक जान, जमील फ़ारूकी, शुएब शेख साहब, नबील जकूरा और अब हमारे आकाश राम और ये मखदूम शहाबुद्दीन, ये रविश जो है जिसमें आप डराते हैं, आप अथॉरिटीज़ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल, किधर जा रहे हैं हम? कभी ये रुकेगा? देखिए जी, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी मखदूम ने जो बातें बताई कि जी इनकी FIR और इन पे जो केस है वो जी रॉ से इनको एसोसिएट कर रहे हैं, ये वही हुकूमत है। समी साहब, आपके इल्म में है कि जो कुलभूषण यादव का नाम नहीं ले सकते थे, जो कि एक उनका सिटिंग उनका ऑफिसर को पकड़ा गया था, जिन्होंने हमारे फॉरेन ऑफिस को मना किया हुआ था कि कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेना, यूनाइटेड नेशन में मुंह बंद किया होता था। आज वो अपने मुल्क के यंगस्टर्स, उभरे हुए जो उनसे और दीगर जो मेच्योर और सीजनड जर्नलिस्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ इस किस्म के कार्रवाई कर रही है। तो ये कार्रवाई क्या जाहिर करती है? ये कार्रवाई क्या यहाँ पे सिर्फ हमारे मीडिया देख रहा है? ये यूनाइटेड नेशंस में देखा जा रहा है। आपने बात की कि वो बाल की तराशने की या वो खुदा न खास्ता, लेकिन ये चीज़ें जो हमारा आईन पाकिस्तान है उसमें डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ सिटीजन, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक फंडामेंटल राइट है। और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये चीज़ें छुप के नहीं रहेंगी। ये ठीक है, एक प्रोसेस से मखदूम भी गुजर रहे हैं, एक ग्रेजुएट हो रहे हैं ये भी। वो जैसे मुख्तलिफ पहले कोविड में था ना कि आप कोविड ग्रेजुएट हैं या नहीं, तो ये भी FIR ग्रेजुएट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन ये चीज़ें हिस्ट्री में याद रखी जाएंगी और इनका जवाब भी देना पड़ेगा। और समझता हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें की जा रही हैं इसका एंड करीब है और इंशाअल्लाह इसका एंड आएगा अवाम के वोटों के जरिए। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास और मखदूम शहाबुद्दीन। लेकिन मैं बस राहत अंदोरी, बड़ी खूबसूरत शायरी, और वो जो उनका जो फ़िक्रा है कि सारी ताकतें तुम्हारी और खुदा हमारा है, बस इसी पर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।